गुर्जर प्रतिभा सम्मान समारोह के इस पावन पर्व पर सर्वप्रथम भगवान देवनारायण जी और माँ शारदे के चित्र के समक्ष एक देवतुल्य व्यक्तित्व का जो चित्र है, जिस चित्र के विषय में हमारा समाज जो कहता है, इस आवाज को दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन टाइम मैगजीन ने विश्व के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली पुरुषों की श्रेणी में एक समय में रख कर के पूरे विश्व को प्रतिपादित किया था कि जिस तरह से नेपोलियन बोनेपार्ट, जिस तरह से मानेकशॉ और अनेक ऐसे सैन्य अफसरों का जो व्यक्तित्व था, जो न केवल सेना को बल्कि पूरे देश को प्रभावित करता था, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में स्वर्गीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला का जो व्यक्तित्व हम सबको यहाँ प्रेरणा के एक मूल प्रतीक के रूप में है, उनको प्रणाम करते हुए सम्मानित मंच पर उपस्थित समस्त समाज के विविध क्षेत्रों से आने वाले समस्त मूर्धन्य जो पुरुष बैठे हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। आप सब इस दीर्घा में विराजे हुए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए, विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर रहे समस्त वरिष्ठ जनों को, और जो देश के उस हिस्से को, जिस हिस्से को अभी प्रोफेसर साहब ने मंच के माध्यम से हमें बताया कि इतिहास में 1857 की क्रांति में जिस समाज ने एक साथ पूरे उत्साह और वीरता के साथ में स्वतंत्रता के आंदोलन का सर्वप्रथम अगुवाई करने का काम किया हो, उस समाज के हिस्से को अगर इतिहास में दबा दिया गया हो, तब श्री धन सिंह कोतवाल का स्मरण करने वाले, और न केवल स्मरण करने वाले बल्कि उस नाम को इतिहास में एक स्वर्ण अक्षर में लिखाने का जिम्मा जिन कंधों पर है, वो युवा प्रतीक के रूप में बैठे हुए बेटा और बेटियों, बहनों और भाइयों, आज अपना प्रतिभा सम्मान समारोह है। इस क्रम में मुझे इस प्रतिभा सम्मान समारोह के आदि वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित किया गया है। इसलिए आदि वक्ता के रूप में मंच पर आमंत्रित किया गया है तो मैं कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के जीवन के उस एक महान विराट व्यक्तित्व के 3 दिन जब मैं उनके साथ रहा, उसका अनुभव एक बार जो उपस्थित यहाँ युवा बेटे और बेटियां हैं उनको कहना चाहता हूं कि जो बात कर्नल साहब की कही जाती है कि मेरा एक सपना है कि इस आरक्षण के आंदोलन का लक्ष्य है कि कोई गुर्जर समाज की बेटी कलेक्टर की सीट से उठकर अपनी सीढ़ियों से नीचे उतर करके मेरे बैत की जगह पर मेरा हाथ पकड़ करके मुझे अपनी कुर्सी तक लेकर जाए, ये इस समाज के लिए मैं सपना देखना चाहता हूं। ये बात जोरदार मेरे 3 दिन के समय में जब कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला ने मोलाहेड़ा में कही थी, वहां की फर्श पर, तब उनकी आंखों में उस मंच से उतरने के बाद आंसू थे। और मैं एक संस्मरण आप बच्चों को कहना चाहता हूं कि देश की सेना का जो एक अफसर होता है, उसका एक प्रोटोकॉल होता है। यहां पर अर्धसैनिक बलों के अधिकारी के रूप में दिनेश जी कमांडेंट साहब बैठे हुए हैं। देश की सेना में कमांडिंग ऑफिसर यूं ही नहीं बनता। कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक किसी को मिल सकती है, लेकिन एक कंपनी को कमांड करने की जिम्मेदारी जिसको मिलती है, वो प्रतिभा संपन्न नेतृत्वकर्ता व्यक्तित्व होता है, इस कारण से मिलती है। कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला को आरक्षण के आंदोलन में एक सीनियर आईएएस अधिकारी अजमेर के कलेक्टर ने यह कहा एक रोड पर बैठने के समय, जब उस दिन मैं उनके साथ था, कि कर्नल साहब आप 2 घंटे का हमें समय दीजिए और इस रोड से आप अलग उठ करके बैठ जाइए, हम आपकी जो भी मांग होगी वो सरकार के समक्ष रखेंगे। तब कर्नल साहब ने 3 वाक्य बोले थे, प्यारे बच्चों, आपके लिए सीखने की बात है कि अधिकारी के रूप में देश की सेना में रहकर मैंने अच्छी तरह से सीखा है कि एक अधिकारी को 3 वर्ड बताए जाते हैं, डिले, डिनाई एंड डिफ्यूज। ये 3 वर्ड कर्नल साहब के मुंह से मैंने सुने थे और इन 3 वर्ड्स पर उन्होंने सरकार की नाक में दम की थी और ये कहा था, क्योंकि आज जो ब्यूरोक्रेट्स, आज जो पॉलिटिशियंस देश की पूरी व्यवस्था को संभालने का जिम्मा रखते हैं, इस मंच के माध्यम से मैं अपने नाम के साहित्य को फाके में हिंदू लिखता हूं, लेकिन आप सब बच्चों को बताना चाहता हूं, उन सब के मन में देश की जितनी मार्शल कौम है जो देश की आजादी में लड़ी थी और आज भी
देश की सीमाओं पर देश को सुरक्षित रखने के लिए सबसे ज्यादा मादा रखती है, वो उसको ना राजनीति में आगे आना देना चाहते हैं और ना वो उसको प्रशासनिक सेवा के क्षेत्र में आगे आना देना चाहते हैं। इसलिए जितने बैरियर्स वो लगा सकते हैं उतने बैरियर्स वो लगाते हैं। इसलिए मैं आप बच्चों से एक बात बोलना चाहता हूं, आज हमारे समाज की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मंच के माध्यम से या आने वाले वक्ता भी आपको बताएंगे आज समाज शिक्षा में बहुत आगे है, लेकिन मैं आपको प्रमाण के साथ ये कहता हूं कि हमारे आंकड़े आज भी प्रतिशत की श्रेणी से देखें तो 1% से नीचे हैं सफलता में। इसलिए उसका एक मूल कारण जो युवा शक्ति में है वो क्या है, वो मैं आपको आप बच्चों से बताना चाहता हूं कि आप सब बच्चों के मन में एक संकल्प पैदा होना चाहिए कि मैं कौन हूं। और जब ये पता लग जाता है हु आई एम, मैं कौन हूं, तब मन में एक प्रेरणा उत्पन्न होती है और मन की वो प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। तब मैं आपको 2-3 मिनट के इस विषय में बताना चाहता हूं कि हम हैं कौन। बेसिकली साइंस ये कहता है कि गॉड पार्टिकल इज प्रेजेंट इन एवरीवेयर, पूरे यूनिवर्स में कण कण में भगवान है। और ये वेद का सिद्धांत कहता है कि कण कण में भगवान है। इसलिए पूजा और आराधना के विषय में कण कण में जो ईश्वर व्यापक है, उस कण कण में व्यापक ईश्वर के एक महान व्यक्तित्व के रूप में भगवान शिव, जिन भगवान शिव ने अपने जीवन में अपने परिवार से समाज को दिखाया कि विभिन्न विचारधारा, विभिन्न स्वभाव होने के बाद भी हम मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, ये भगवान शिव का परिवार हमें सिखाता है। प्यारे बच्चों, माता पार्वती का स्वभाव अलग है, कार्तिकेय जी का अलग है, मोर का अलग है, बिल्ली का अलग है, शेर का अलग है, नंदी का अलग है। एक दूसरे का आहार और भोजन है वो, फिर भी वो परस्पर समन्वय के साथ रहते हैं। इस कारण से आप बच्चों को समन्वय का स्वभाव सीखने की आवश्यकता है। हम भगवान शिव के वंश से आते हैं, अर्थात उनके गण, जो उस समय का सबसे बड़ा व्यापार होता था गोपालन। पहले के समय में अर्थव्यवस्था केवल और केवल पशुधन पे आधारित थी और गाय जिसके पास सबसे ज्यादा मात्रा में रहती थी वही राजा होता था या वही धीरूभाई अंबानी, टाटा और बिरला होता था। इसी विषय को मैं आपको बताना चाहता हूं। भगवान कृष्ण के समय में आज हमारे समाज में हर बात पर राधा राधा बोलने का स्वभाव गुर्जर समाज में भी आ गया। मैं आप सब बच्चों को बताना चाहता हूं, पूरे महाभारत को पढ़ लीजिए, एक भी जगह भगवान कृष्ण के साथ राधा जी का नाम नहीं है। भगवान कृष्ण की मात्र एक पत्नी थी रुक्मिणी जी और उनका एक पुत्र था प्रद्युम्न। इसलिए अपने समाज की राधा माँ को बदनाम करने का जो षड्यंत्र यूनिवर्स में हो रहा है, उसका हिस्सा हमारा समाज नहीं बनना चाहिए। इस दृष्टि से ये जो लक्ष्य है वो नंद बाबा के समय हमें बताता है। प्यारे बच्चों, ये विषय केवल आपके लिए है कि उस समय के नंद बाबा जिनके पास 9.25 लाख गायें रहती थी और उस समय के राज परिवार के राजकुमार को कौन बचा सकता है, ये राजकुमार को बचाने का वासुदेव जी को पता था कि इस समय के सबसे मजबूत व्यक्ति जिसके पास 9.25 लाख गायें रहती हैं, वो केवल और केवल नंद बाबा इस राजकुमार की रक्षा कर सकते हैं। हमारा समाज वहां से मजबूत है, हमारा समाज वहां से समाज की अगुवाई करने वाला और राजतंत्रीय व्यवस्थाओं को बनाने वाला और बचाने वाला है। इतिहास के कालखंड में आते हैं, मां पन्नाधाय अत्याचार के युग में एक राजकुमार को बचाकर अपने पुत्र का बलिदान देकर के जिस संतति ने ये बताया हमारा इतिहास क्या है। इसलिए मैं युवा विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूं, जब हम इतने महापुरुषों की संतान हैं, जब हमारे महापुरुषों के जैविक कवियों में ये सब है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जैविक गुणों में बल भी है, बुद्धि भी है, केवल और केवल कुछ कालखंड में हमारे साथ कमी किस बात की हो गई, एक शब्द आ रहा है शिक्षा। लेकिन शिक्षा भी आज हमारे समाज में बहुत है, लेकिन एक शब्द प्यारे बच्चों हमारे समाज में आप लोगों में, हम लोगों में कम है, दैट इज विवेक। शिक्षा है एजुकेशन, लेकिन विवेक है विजडम, अर्थात जो शिक्षा हम प्राप्त कर रहे हैं उस शिक्षा का विवेक पूर्वक किस क्षेत्र में उपयोग कर सकते हैं। एक
अच्छा खिलाड़ी बन सकते हैं क्या? अगर हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो हमें किस फील्ड में जाना है, उसके लिए कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से एक अच्छा गोल सेट कर सकते हैं क्या? मैं आपको इसी विषय से जोड़ते हुए आपसे कहना चाहता हूं, आज दुनिया में अनेक प्रकार की व्यवस्थाओं के निर्मित होने के बाद आपको निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में काम करने के पर्याप्त अवसर हैं। इस दृष्टि से आपकी जो विधा है, आपका जो मन है, आप आकर्षणों पे मत जाइए कि आज साइंस लेकर डॉक्टर बनना ही ज्यादा अच्छा नहीं। जो आप बेटर कर सकते हैं, जो आपको सबसे ठीक आता है, उस विषय का चयन करिए। उस विषय की क्या कैरियर ट्री है, अर्थात उस विषय के वृक्ष पर कौन कौन सी शाखाएं अर्थात कौन कौन से जॉब हो सकते हैं, उनमें से अपने व्यक्तित्व को जानकर, अपनी क्षमताओं को जानकर आप किस शाखा पर जा सकते हैं, उस लाइन को पकड़िए और अपने जीवन को सफल करिए। क्योंकि ध्यान रखिए, जो समर्थ होता है, जो सफल होता है, जो अपने आप में संपन्न होता है, उसी की बात समाज सुनता है। और ये जीवन व्यवहार इतना कड़वा है, यदि आप सफल नहीं हो पाए तो मुंह का निवाला मुंह में रखते समय भी समाज हमसे निवाला छीन लेता है। इसलिए प्यारे बच्चों, प्यारे प्रतिभाओं, जो आज यहाँ आप सम्मानित होने आए हो, अपने मन में एक ललक लेकर चलिए। एक लाचार समाज के लिए किसी ऐसे व्यक्ति ने जो अपने रिटायरमेंट के बाद घर में सो सकता था, क्योंकि एक बेटी इनकम टैक्स की भारतीय सेवा की अधिकारी है, एक बेटा सेना का बड़ा अधिकारी है, दोनों प्रकार से संपन्न होने के बाद, और दूसरा बेटा एक बड़ी निजी क्षेत्र की कंपनी में बड़े पद पर है। ऐसा बाप अपने घर पर विश्राम करने के बजाय अपने घर पर किसी भी परिस्थिति में आराम कर सकता था, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति ने समाज के लिए अपना दर्द जानकर, अपने समाज के दर्द को महसूस करके, उनकी परिस्थिति क्या थी, कितना कष्ट सहा, अंतिम समय में जब वो आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे तो भी उनको कितनी व्याधियां थी, फिर भी उनका उत्साह कम नहीं था। एक ऐसे व्यक्ति के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि हमारी तभी हो सकती है जब हम इस प्रकार से एक ऐसे महामना को श्रद्धांजलि दें कि हे बाबा कर्नल साहब, हम अपने जीवन से बौद्धिक क्षमता का विस्तार करते हुए अपने जीवन को इतना श्रेष्ठ बनाएंगे कि स्वर्ग में बैठी आपकी आत्मा हमें आशीर्वाद के रूप में हमारी सफलता से प्रसन्न होगी। इन्हीं भावों के साथ, जैसा एक इस विषय का पाथे ही होना चाहिए था, मैंने जो विषय अभी आदरणीय ने लिख के दिया है वो विषय आपको सम्मिलित किया है कि एक विवेक रूपी समझ आपके मन में आए। जितने दुनिया में आज के भटकावे, सोशल मीडिया, रील्स, मीम्स, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, सबको अपने जीवन के लिए जहर मानिए और इनसे दूर हटकर मेहनत की पराकाष्ठा करिए, क्योंकि पुरुषार्थ करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं शब्दों के साथ आपको पुनः एक ऐसे सर्वश्रेष्ठ समाज का हिस्सा होने का सौभाग्य जो ईश्वर ने दिया है, अपनी मेहनत और पुरुषार्थ से उसको सफल करिए। धन्यवाद।